सर कास्ट पे आते हैं सर। एक लुई डुमो बंदे हैं, बड़ा काम किया उसने हिंदुस्तान में रह के घूम फिर के। वो कहते हैं कि भाई कास्टिज्म जो है वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं रिचुअल्स में, अपने रिचुअल्स में, उसमें कास्टिज्म दिखता है। और दूसरी जगह वो एक अप्रिसिएशन भी करते हैं इंडियन कास्ट सिस्टम को कि यहाँ पर कम से कम लोग ये तो कह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी है यहाँ पे, गैर बराबरी है यहाँ पे। वेस्ट में तो ये है कि भाई हम इक्वल हैं, और फिर आप अंदर जाके देखोगे तो वहाँ इनइक्वालिटी है। तो सर ये रिचुअल से में और इस तरीके से इसमें आपको कैसे देखते हैं इस चीज़ को? लुई ड्यूमो का जो आर्ग्यूमेंट है थोड़ा अलग है। लुई ड्यूमो क्या है कि जो जब अंग्रेज यहाँ पे आते हैं या उससे पहले बाकी यूरोपियंस का इंटरेक्शन शुरू होता है इंडिया के साथ, काफ़ी पुराना है, तो उनको इंडिया मिस्टीरियस जगह लगती है। तो वो खास तौर पे 18वीं 19वीं शताब्दी में वहाँ पे एक अलग से डिसिप्लिन बनने शुरू हो जाते हैं, जैसे इंडोलॉजिकल स्टडीज़, ओरिएंटल स्टडीज़। तो उसमें फिर वो इंडिया को कंसेप्चुलाइज करना शुरू करते हैं कि इंडिया किस तरह का सिविलाइजेशन है, किस तरह का सिस्टम है। तो वो एक तो इंडिया को हिंदुओं के साथ रिलेट करते हैं। उनको लगता है कि जैसे हम क्रिश्चियन हैं वो हिंदू हैं, हमारा एक सिस्टम है, उनका सारा एक सिस्टम है। जो हम पहले बात कर रहे थे, तो उनके लिए पूरा का पूरा सब कॉन्टिनेंट एक कल्चर है, सिंगल कल्चर है। अच्छा। तो वो एक्चुअल रियलिटी में है नहीं। तो फिर उसको वो उसकी थियरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो पहले तो ओरिएंटलिस्ट ने किया था, जो फिर उसके बाद लुई ड्यूमो जो है वो किताब लिखता है, वो फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट है। तो वो भी वही मिस्टेक करता है। लुई ड्यूमो बहुत बकवास लिखी है उसकी किताब में। तो वो एक तो ये कहता है कि हाँ भाई, जो आप इनइक्वालिटी की बात करते हैं ना, बकवास क्यों मानते हो सर? मैं बता रहा हूँ उसकी बात है। जब वो बात करता है ना इनइक्वालिटी की, वो कहता है हिंदुओं में कोई इनइक्वालिटी वाला जिस तरह से हम इनइक्वालिटी को समझते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो हिंदू कल्चर है, इंडियन कल्चर है, उसमें जो ताकत है, पावर है, जिसको बोलते हैं शक्ति है, उसका सामाजिक संबंधों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। अच्छा। वो ये कहता है कि इंडिया में तो पावर के थ्रू आप समझ नहीं सकते इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी है वो हमारा कल्चरल ट्रेट है, वो रिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू होती है। जो एक आदमी जो अनटचेबल है ना, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो उसको धर्म करने को दिया गया है उसी को निभाए। तो वो ये कहता है कि इंडिया में कोई डिसकंटेंट नाम की चीज़ ही नहीं है। इंडिया में सारे के सारे लोग दे लिव बाय देयर फेथ। और फेथ कौन सा है? एक खास के उसका ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है, वो छोटा सा तबका ब्राह्मणिक हिंदुइज्म को मानता था। ये नहीं कि नहीं था ब्राह्मणिक हिंदुइज्म। तो ब्राह्मणिक हिंदुइज्म, आप मनुस्मृति को पढ़ी, वो क्या कहती है? वो आपको प्रीच करती है कि इस तरह से समाज का ढांचा होना चाहिए। क्यों करता वो क्योंकि उस तरह का ढांचा था नहीं। वो सूट करता था सब लोगों को कि हाँ भाई, तुम तो एक दलित के घर पैदा हुए हो, तुम्हारा काम है दूसरों की टट्टी साफ करना या गांव की सफाई रखना, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना। तुम उसके नज़दीक नहीं जाओगे। अगर तुम्हें पंडित के हाथ का पानी पिया तो तुम्हारा भी जन्म भ्रष्ट हो गया। तो वो एक कहानी इस तरह से बनाई गई है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सच्चाई क्या है कि इस तरह का जो है ये संबंध आपस में पावर रिलेशंस ही हैं। और ये पावर रिलेशंस जो हैं, इसके अगेंस्ट रिजेंटमेंट भी रहा है, डिस्कंटेंट भी रहा है। अब ये जैसे जो जाटों की बात करते हैं, जाट स्टेट सिस्टम से अलग होगा। उन्होंने कहा तुम्हारा समाज रखो अपने पास, हम अलग रहेंगे भाई, हमारा अपना बिरादरी जात बिरादरी होगी। दूसरा आपका बुद्धिज्म आया यहाँ पे। बुद्धिज्म क्या कह रहा था? वो तो इसके अगेंस्ट बात कर रहे थे। जैनों का क्या था? धर्म था। फिर बहुत सारे और, जिसको ये रोमला थापड़ यूज करते हैं, श्रमणिक ट्रेडिशन थे। श्रमणिक ट्रेडिशन श्रम पे जोर देते थे। जाटों का क्या है करेक्टर? खुदकश थे। अब खुदकश का मतलब है जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है, उसमें जो अपना हाथ से काम करता है वो शूद्र हो गया। अच्छा। जाटों के लिए हाथ से काम करने के बगैर जिंदगी नहीं चलेगी। बिल्कुल ठीक। अगर कमा के लाओगे तो आपकी चौधर है। जमीन आपने जोत ली, आपने 100 किले जोत लिए, मेहनत करके आप सबसे बड़े जात बन गए, आप ठौलेदार बन गए गांव के, राइट। तो वो एक अलग अलग तरह से कल्चर डेवलप हुए हैं। इसी तरह सिक्खी का जो विकास होता है यहाँ पे, तो अंग्रेजों ने आगे नहीं किया। नानक क्या कह रहा है? नानक आके कह रहा है मेरे को ये जनेऊ का मतलब सिखाओ पंडित जी, उसके बाद पहनूंगा। है तो बकवास कर रहे हो तुम, उसको उठा के फेंक देता है वो फिर जाके अपने दोस्तों को ढूंढता है। वो कबीर भी मिलता है उसको, रविदास भी मिलता है, नामदेव भी मिलता है, और पीछे वो फरीद वरीद को भी उठाता है वहाँ पे। वो सारा ला के अपने ग्रंथ में कहता है अगर धर्म को मानना है तो इस तरह से मानो। वो शुरू करता है एक के ओंकार, ह्यूमैनिटी इज वन। कबीर भी यही कह रहा है। रविदास बेगमपुरा की बात कर रहा है कि हाँ भाई मेरे को ऐसा शहर चाहिए जहाँ पे कोई गम ही ना हो। वो भी हिंदुस्तानी कल्चर है भैया। और इस्लाम यहाँ पे जो आता है वो कोई ये मुगल कॉलोनाइजेशन से थोड़ी आता है। तो यहाँ से बहुत पहले से इस्लाम है। इस्लाम इंडिया को कॉलोनाइज भी नहीं करता। वो बाहर से आते हैं, राज करना शुरू कर देते हैं, राजपूतों के साथ भी शादियाँ भी करते हैं, तो लोकल ही हो जाते हैं।
जो कॉलोनाइजेशन इंडिया का होता है वो 20वीं शताब्दी में ये अंग्रेज़ों के साथ ही होता है 17वीं 18वीं शताब्दी में। और जो ड्यूमो बात करता है इक्वालिटी इनइक्वालिटी की, वो कंप्लीट नॉनसेंस है। वो ये कहता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो उसका बेस है मटेरियल एंड पावर। वहाँ पे जिसकी इनइक्वालिटी की बात होती है पॉलिटिकल इकोनॉमी के जरिए, आपके पास कौन सी पोजीशन है, आपके पास कौन सी एसेट है, आपके पास कौन सी कैपिटल है, उसके बेस पे फिर जो है इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है, अचीवमेंट होती है, राइट। इंडिया वाले जो है बिल्कुल अलग है, इनका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। इनको तो कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी जो इनके कल्चर में है, वो मटेरियल रिसोर्सेज परवाह ही नहीं करते एकदम से। उनको तो बस सिर्फ अपना धर्म चला लें कि हाँ भाई जो रिचुअल हमारे को पंडित ने बताया वही करना है, पंडित सुपीरियर मोस्ट हो जाता है। अब पंडित कहाँ सुपीरियर मोस्ट है? पंजाब में जाओगे अभी बहुत सारा एंथ्रोपोलॉजिकल लिटरेचर भी है, तो पंडित जैसे सर्विस प्रोवाइडर, उसको दलित से थोड़ा सा ऊपर मानते थे। अब ठीक है, जो अमंग ब्राह्मण आल्सो जो सेकुलर ब्राह्मण है, जो अपना कितने ब्राह्मण हैं जो रिचुअल का काम करते हैं। आप किसी गांव में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, 95% ब्राह्मण्स पहले भी वो सेकुलर ऑक्यूपेशन में थे। कोई जमींदार थे, कोई खातेबाजी करते थे, किसी की दुकान थी, कोई एक आधा बंदा हरियाणा के गांव में जहाँ मैंने फील्ड वर्क किया था, एक था पंडित जो थोड़ा पंडिताई करता था, जो मतलब 2 घर थे गांव में जो पंडिताई करते थे, एक था। और जो बाकी जो हैं आप जिसको शूद्र बोलते हैं, उनके से घर तो पंडित जाकर रिचुअल करते भी नहीं थे। बिल्कुल अब करना शुरू कर दिया क्योंकि उससे पैसे मिलते हैं। तो वो जो कास्ट का ताना बाना जो है वो एक बड़ा कंटिजेंट है, वो बदलता रहता है हर टाइम पे, उसमें नई चीज़ें आती हैं, लेकिन वो आती हैं उस हिसाब से जिस तरह से रीजन होता है। अब हिमाचल का मैंने स्टडी किया, हिमाचल छोटे छोटे बस्तियां हैं, वहाँ पे ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे एक अलग किस्म का देवते लोग हैं। वो देवते जो हैं वो राजपूतों के एरिया में देवते भी राजपूत होंगे, हालांकि हैं टोटम वो, लेकिन जो आपका कुल्लू में होता है फेस्टिवल, हाँ, इतना बड़ा फेस्टिवल होता है, तो वो सारे देवता जो हैं उनका पेट्रन है वहाँ का राजा। हाँ, तो वहाँ पंडित मैटर नहीं करता। लेकिन आप सोलन में जाओ, वहाँ ब्राह्मण रीजन है, तो वहाँ देवता भी ब्राह्मण हो जाएंगे। तो जो रिलीजियोसिटी है वो भी एक लोकल कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक थी, कास्ट भी कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक थी। देयर वाज एन ओवरऑर्चिंग काइंड ऑफ कहीं ना कहीं से कल्चरल कंटिन्यूटी भी है हमारे रीजन में, पर वो सिर्फ ये इंडिया तक सीमित नहीं है, वो पूरे साउथ एशिया में है, पाकिस्तान, आगे अफगानिस्तान तक भी है, कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट में भी है। रिचुअल उस तरह से नहीं है, वो संस्कृत के रिचुअल नहीं है, लेकिन अवॉइडेंस का कल्चर है, कंटेम्प्ट का कल्चर है।